लास्ट वीडियो में बायो सावर्ट लॉ क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था और द फॉर्मूला दैट वी गॉट दैट डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और साथ में इसकी वेक्टर फॉर्म भी देखी थी। अब इस लॉ का हम यूज़ करते हैं, हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू करते हैं। यानी अब हम किन किन करंट कैरिंग कंडक्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। आज हम दो एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। एक तो फाइनाइट लेंथ का एक वायर होगा, फिक्स लेंथ का एक वायर होगा, उससे आर डिस्टेंस पे या ए डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड एप्लीकेशन जो आप अभी थंबनेल में देख के आ रहे हैं, एक सर्कुलर कॉइल बनी हुई वहाँ पे, उस सर्कुलर कॉइल लूप से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हम देखने वाले हैं उसकी एक्सिस पे जो हमारे सिलेबस में है। अब देखिए हमारे जो सिलेबस में है सीबीएसई की बात करूँ मैं, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक की बात करूँ तो उसमें केवल सर्कुलर कॉइल का ही दे रखा, फाइनाइट लेंथ का नहीं दे रखा। लेकिन नीट जी में बहुत सारे क्वेश्चंस फाइनाइट लेंथ के वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके बेसिस पे आए हुए हैं, तो हम इस डेरिवेशन को यहाँ पे देख लेते हैं। पर ध्यान रखना सीबीएसई बच्चे जिनकी सीबीएसई बोर्ड है उनके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, यहाँ हम केवल नीट और आईआईटी पर्पज से डेरिवेशन यहाँ पे कर रहे हैं। नमस्कार मेरे सारे फिजिक्स के उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को ईजी बनाना। तो स्टार्ट करते हैं हम वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। अगर आपके पास एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर है जिसमें आप करंट फ्लो करते हैं, उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ले लीजिए जैसे ये एक फाइनाइट लेंथ का एक वायर ले लिया मैंने, कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसमें लेट करंट आई फ्लो हो रही है और इससे लेट ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी रखा हुआ है। इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमें बताना है। किसके हिसाब से? बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करना है। अब बायो सावर्ट लॉ में आपने पढ़ा है कि वो क्या करता है, वो पूरा कंडक्टर एक साथ काउंट ना करके उसका एक स्मॉल पोर्शन काउंट करता है, दैट इज डीएल। तो हम भी यहाँ करने वाले हैं, एक डीएल लेने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये डीएल है। ये जो मैंने स्मॉल पोर्शन लिया है वो डीएल है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर की लेंथ मैं एल कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इस वायर की लेंथ मैंने एल कंसिडर कर ली है और उस एल का स्मॉल पार्ट ये वाला ये डीएल हो गया, ठीक है। और डीएल के साथ हम देखते हैं एंगल थीटा भी होता है, तो इस डीएल के साथ में ये पॉइंट के साथ एक पोजीशन वेक्टर अपन आर ड्रॉ करते हैं, याद होगा बायो सावर्ट लॉ में। और इस डीएल के साथ ये रहा डीएल, इस डीएल के साथ यहाँ पे थीटा एंगल भी हमने शो किया था। ये हमारा वो डायग्राम हो गया बायो सावर्ट लॉ का। तो अब यहाँ बायो सावर्ट लॉ के डायग्राम में देखो फॉर्मूला ये रहा, डी बी म्यू आई डी एल साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये डेरिवेशन देखना क्या करना है, डेरिवेशन में क्या लेके चलना है वो ध्यान रखना। इस वायर की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, लेट ए से लेके ये बी वायर की लेंथ है। तो मैं इस वायर की लेंथ को उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगल लेके डिफाइन करना चाहता हूँ कि जैसे ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट से कितने एंगल पे उसका ऊपर वाला एंड है और कितने पॉइंट एंगल पे नीचे वाला एंड है। जैसे मैंने ये वाला एंड, नीचे वाला एंड लेट इससे फाई 1 एंगल पे है और ऊपर वाला एंड यानी हमने इस वायर की जो लेंथ है, इस वायर की जो लेंथ है वो लीनियर फॉर्म में ना लेके एंगुलर फॉर्म में ले रहा है, एंगल की फॉर्म में। और इधर से ये कितना है, लेट फाई 2, ठीक है। और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने फाई ले लिया है, इसको क्या ले लिया मैंने, फाई ले लिया, क्योंकि देखो फाई इसलिए लिया है मैंने क्योंकि अभी मैंने डी लिया है, मुझे उस पूरे वायर से निकालना है। तो ये वायर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ फाई 1 एंगल से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ जाके ये फाई 2 एंगल पे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने फाई ले लिया है, यानी फाई को लेके चलूँगा, फिर मैं लिमिट अप्लाई जब करूँगा तो फाई की जगह एक बार फाई 1 आ जाएगा और एक फाई की जगह सिंपल फाई 2 आ जाएगा।
तो हमें रटने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अब पहली प्रॉब्लम क्या आती है इस फॉर्मूले में, साथ में यहाँ थीटा आ रहा है, थीटा रिमूव करना पहले आपको, और किसकी टर्म में लेके आना है, फाई की, क्योंकि आगे आप फाई का ही यूज़ करने वाले हैं। तो देखो ये आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है। जब ये 90 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब ये एंगल तो 90 हो गया। ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं, इसमें से 90 ये ले गया, बचे कितने, 90 बचे। तो 90 दोनों शेयर करेंगे आपस में, यानी थीटा प्लस फाई, ये दोनों मिलके कितना एंगल है, 90। तो यहाँ से देखो फाई की वैल्यू अगर मैं पूछूँ आपसे, वो कितना आ जाएगी आपकी 90 माइनस थीटा। यहाँ तक मुझे ख्याल में किसी को कहीं दिक्कत नहीं आ रही, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में स्टेप टू स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। अब दोनों तरफ क्या कर दो आप, उसे उल्टा कर दो, इसको फाई को उधर भेज दो, अपने पास थीटा ना, इसको ऐसे कर दो, एक ही बार ऐसे कर दो, थीटा इज इक्वल टू, अब ये तो हो गया साइन थीटा, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस तरह की टर्म बन गई है। साइन थीटा को हमें रिप्लेस करना है, तो अब आप पता है 90 माइनस थीटा अगर होता तो ये कोस थीटा बनता, 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, कोस फाइव। ये हमने चेंज कर लिया, इसको ध्यान रखना है, यानी इसका रिप्लेसमेंट मिल गया हमें। अब अगला रिप्लेसमेंट हम आर को लेके करने वाले हैं। आर देखो यहाँ से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये ए लेंथ है, ये पोजीशन वेक्टर आर है। तो अगर आपसे पूछूं यहाँ से cos फाइव की वैल्यू निकालो, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल cos फाइव की वैल्यू निकालो। cos फाइव क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि देखो फाइव अपन ने लिया है तो ये एंगल काउंट होगा, और इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है। भाई एंगल के सामने क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा होता जनरली, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। हमने फाइव लिया है तो फाइव के सामने वाला लाइन देखनी है, वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें वो नहीं चाहिए। कॉस में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन आर। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन cos फाइव, और cos फाइव 1 अपॉन cos फाइव 10th क्लास में पढ़ा है, sec फाइव बोल सकते हैं। तो ये a sec फाइव बन गया। ये बात छोड़ दीजिए, यहाँ ये बात खत्म हो गई। करंट आई फ्लो, यानी जनरल आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, और उससे a डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। इतनी बात की है, यानी आई को तो आपको नहीं चेंज करना, आई तो क्वेश्चन में जैसे गिवन है, डेरिवेशन का पार्ट है, ठीक है। अब इस डीएल को हम कैसे चेंज करते हैं, तो डीएल हम कहाँ से लेके आएंगे, तो डीएल देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, डीएल एक फाइव के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ अब tan फाइव ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, tan फाइव, क्योंकि मुझे ए की फॉर्म में लेके आना कि क्वेश्चन में अगर आता है कि करंट आई फ्लो हो रही है, ए डिस्टेंस पे निकालना है, तो हमने आर को भी ए की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम लेंथ एल जो है वो भी हमने सेलेक्ट की है, उसको भी अब चेंज करो, किसकी फॉर्म में, ए की फॉर्म में, जो एक तरह से क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। tan फाइव क्या हो गया, एल अपॉन ए हो गया, सिंपल, कहीं दिक्कत नहीं। तो यहाँ से L इजिकल टू क्या हो गया, ए tan फाइव। अब मुझे यहाँ DL है, L नहीं है, DL है, यानी मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैंने d फाइव के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये DL अपॉन d फाइव, और इधर भी d फाइव के रेस्पेक्ट में a tan फाइव, ये डिफ्रेंशिएट कर दिया। आगे बात समझ में। तो अब ए तो क्या है, कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल वेरी करते रहेंगे, तो अब डीएल अपॉन डी फाइव, इसको तो एज इट इज़ रख दो क्योंकि हमें डीएल चाहिए यहाँ वैल्यू पुट करने के लिए, और ये ए बाहर आ गया। tan फाइव का होता है sec स्क्वायर फाइव, tan फाइव क्या हो गया, sec स्क्वायर फाइव, ए तो कांस्टेंट था, डिफरेंशिएट में बाहर आ गया, tan फाइव का बन गया sec स्क्वायर फाइव। अब यहाँ से dl इज इक्वल टू इस d फाइव को उधर भेज दो, तो ये बन गया sec स्क्वायर फाइव और d फाइव, ये टर्म बन गई अपने पास। dl आ गया, साइन थीटा रिप्लेस हो गया, r रिप्लेस हो गया, बस डेरिवेशन यही खत्म। इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। जो एक बात और ध्यान रखने वाली है वो मैं आपको और बताता हूँ। नाउ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो रहने दीजिए, dl की वैल्यू यहाँ से पुट की मैंने, sec स्क्वायर फाइव, d फाइव को थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, रीजन अभी आप अपने आप समझ जाओगे, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर ये रहा, आर क्या है, a sec फाइव, तो ये बन गया a स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव, वहाँ पे आर स्क्वायर है,
और एक चीज़ बच गई यहाँ पे, कौन बच गया, आई आ गया, साइन थीटा आ गया, क्या रह गया, डी फाई सब आ गया, आई डी एल, म्यू नॉट 4 पाई आई आ गया, डी एल की वैल्यू आ गई, साइन थीटा की वैल्यू, हाँ साइन थीटा की वैल्यू नहीं पुट की, वो कॉस फाई, तो मैंने ये जगह छोड़ी है यहाँ पे, ये कॉस फाई, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में एक ही बात है, सारी चीज़ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी वापस सब चीज़ मल्टीप्लाई में आ गए। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, डी बी इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई और डी फाई डिवाइड बाई ए। ये हुआ कि नहीं हुआ, देखिए कहीं दिक्कत आ रही हो, सब आपकी चीज़ें वापस नीचे आ गई है जो बची हुई आफ्टर कैंसल। अब मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपको पता है क्या करना है, दोनों तरफ सांप लगा दो, सांप मतलब इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन ये तो बी हो गया, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म आपकी बाहर आ गई, ठीक है। अंदर कौन बच गया, कॉस फाई। अब ये फाई कहाँ से कहाँ डिपेंड कर रहा है, अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है, यहाँ ये फाई 1 से ऊपर जा रहा है, यहाँ तक आया, और उधर से फाई 2 यहाँ तक आया, तो उसने ऊपर वाली लेंथ कवर की और इसने नीचे वाली लेंथ कवर की, दोनों जब यहाँ आ गए तो टोटल लेंथ कवर हो गई। हमें उस टोटल लेंथ से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है, ठीक है। तो वो लेंथ हमने किसकी फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में देख ली। तो अब यहाँ से ये एंगल जो है वो देखो, अब प्रॉब्लम क्या आ गई, अगर मान लो मैं φ1 को मैं यहाँ नेगेटिव लूँगा, यानी जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो -φ1 लिखूँगा, और ऊपर वाले को मैंने प्लस का φ2 लिखा। क्यों लिखा है, देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर, ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि φ1 मैंने पॉजिटिव 45 ले लिया और वो 50 ले लिया, 2 ले लिया मैंने, सो एग्जांपल ले लो, आप मान लो φ1 आपने 45 डिग्री ले लिया और φ2 मान लो आपने 56 डिग्री ले लिया। तो अब ये रहा आपका ए, ये देखो ये लेंथ ये रही, ये ए रही। अब इसके 45 इधर भी पॉसिबल है और 45 नीचे ही पॉसिबल है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। ऐसे 56 इधर भी पॉसिबल है और 56 इधर भी पॉसिबल है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर मान लो मैं 45 यहाँ से ये ले लिया और 56 ये ले लिया, तो वायर की लेंथ तो यही काउंट हुई, जबकि आपका वायर तो पूरा नीचे तक है। आपको पूरा वायर काउंट करना है, तो आप नीचे वाले एंगल के लिए एक साइन कन्वेंशन यूज करोगे। वो साइन कन्वेंशन आपने क्या बनाया है कि मैं इसके नीचे वाले एंगल को नेगेटिव लूंगा और इसके ऊपर वाले एंगल को पॉजिटिव लूंगा। तो -45 से यहाँ आए और फिर +56 तक गए, तो इस तरह से ये पूरी लेंथ काउंट हो जाएगी, इसलिए मैंने ये माइनस लिया। आगे समझ में, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिमिट अप्लाई करनी। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका sin फाई हो जाएगा। तो अब ये मेरे ख्याल में आप नोट कर लेना, और इसको मैं अब साफ कर रहा हूँ। देखिए b = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, इंटीग्रेशन हो गया इसका sin फाई, लिमिट हो गई आपकी -φ1 से +φ2, लिमिट अप्लाई कर दो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, लिमिट पता ही है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल क्या थी, sin φ2 ले लिया माइनस, और फाइनल क्या हो गई आपकी -φ1 हो गई, ठीक है। माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सो b = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए माइनस बाय प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का ये sin φ1 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस का sin φ2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर अपन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, अगर मान लो कि वो वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो, तो अभी जैसे मान लो आपने ये φ2 एंगल लिया था, ठीक है। अब वो इनफाइनाइट लॉन्ग हुआ तो क्या होगा, वो ऐसे जाता रहेगा, तो एक तरह से ये एंगल 90 बन जाएगा। और ऐसे नीचे अगर ये एंगल वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो ये नीचे जाएगा, लास्ट तक ये भी क्या हो जाएगा 90 पहुंच जाएगा। तो उस केस में दोनों एंगल sin 90 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा थीटा। तो इनफाइनाइट वायर अगर हो तो sin 90
1 + 1 2 हो गया, 2 होने से वो 2 इस 4 को 2 टाइम्स कर देगा कैंसिल, तो ये 2 बचेगा ये। अब ये सेम एक्सप्रेशन अपन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग भी डेराइव करेंगे, सीबीएसई अकॉर्डिंग डेराइव करेंगे जब हम एम्पेयर्स लॉ पढ़ेंगे। एम्पेयर्स लॉ में इनफाइनाइट वायर के लिए अभी हमने नीट और आईआईटी पेपर से ये डेरिवेशन अपन ने कर लिया, ठीक है। ये तो होगी इसकी एप्लीकेशन। अब दूसरी एप्लीकेशन है जो वो लूप की एप्लीकेशन, वो और देख लेते हैं, ठीक है। ये 2 एप्लीकेशन जिन पे क्वेश्चंस काफ़ी है। लूप वाली जो एप्लीकेशन है वो अपने सीबीएसई का पार्ट है, उसका डेरिवेशन एग्जाम में आता भी है, समझना बड़ा इजी है। बायो सावर्ट लॉ का यूज़ करेंगे। बायो सावर्ट लॉ में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन डी बी लेते हैं और उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ये लूप में ले रहा हूँ, ये मैंने एक लूप ले लिया, एक सर्कुलर लूप ले लिया इस तरह से, जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर दी मैंने, ठीक है। इसको आप ऐसे मानिए जैसे मैंने कुछ जुगाड़ आपके लिए बनाया है, और जुगाड़ कुछ ऐसा है, ये रहा, ठीक है। ये जुगाड़ दिख रहा होगा मेरे ख्याल में व्हाइट बोर्ड पर, ये वायर का पीस, उससे मैंने ये लूप बनाया है, ठीक है। इस लूप को अभी मैंने इस बोर्ड पे ऐसे रखा है, समझ गए ना। अगर मैं इसको ऐसे रखता तो एक पूरा कंप्लीट सर्कल आपको दिखता। अभी ये ओवल शेप दिख रही है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे रखा है, समझ गए मेरी बात को। इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन जो है उस पे ऐसे मैंने इसको रखा है। और अब इससे मुझे क्या करना है, आपकी इसकी एक्सिस कौन सी होगी, इसकी एक्सिस ये होगी, यहाँ से यहाँ सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, तो ये वाली सेंटर से, ये सेंटर है और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है। इस पे कोई पॉइंट P मैंने ले लिया, जिस पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या करने वाले हैं, करंट आई फ्लो हो रही है, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसकी है, बायो सावर्ट लॉ की है। और बायो सावर्ट लॉ में हम क्या करते हैं, बायो सावर्ट लॉ में हम करते हैं एक स्मॉल एंगल डीएल लेते, स्मॉल एलिमेंट डीएल लेते हैं, और डीएल एलिमेंट लेके उससे मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो निकालते हैं, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो निकालते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आमने सामने के 2 डीएल ले लिए, जैसे एक डीएल मैंने ये ले लिया, स्मॉल पोर्शन हो गया, यानी इतना स्मॉल लिया है मैंने ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन लगे, है तो ये क्या है, पूरा कर्व है, लेकिन डीएल जो लूँगा मैं बहुत स्मॉल लूँगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन सा लगे हमें। जैसे ये देखो, ये मैंने कुछ बना के भी लाया हूँ साथ में, तो आपको ये जो मेडिकल टैप दिख रही है यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है, ये टैप क्या शो कर रही है, आपका डीएल शो कर रही है। जैसे अभी मैंने 2 डीएल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, यानी ये ऐसे रखा हुआ है, इसमें करंट ऐसे फ्लो क्या आ रही है, ये ध्यान रखना, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, जैसे मैं फिंगर घुमा रहा हूँ ना मेरा, यानी मेरा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और उससे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसमें करंट जो फ्लो की, तो ये पहला डीएल है। अब इस डीएल से कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनने वाला है, पहले वो निकाल लेते हैं बायो सावर्ट लॉ के हिसाब से, ठीक है। अब ये रेडियस ले ली मैंने r, और सेंटर से जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है वो काउंट हम करते हैं सेंटर से। चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल आपने पढ़ा हो, वो भी सेंटर से ही हम डिस्टेंस काउंट करते थे, यहाँ भी हमने डिस्टेंस सेंटर से ही काउंट की है, ठीक है। अब डीएल से हमें निकालना है, तो डीएल से जब आप निकालें तो डीएल से वो डिस्टेंस किस पे है वो हमें चाहिए, यानी मैं यहाँ से अब डीएल से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और इसको नाम मैंने दे दिया स्मॉल r नाम दे दिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल करंट एलिमेंट, तो देखो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, यानी मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जब करंट ऐसे आएगी, इस तरफ करंट आपको जाती हुई दिखेगी, वो घूम के वापस इसमें इस तरह जाती हुई दिखेगी, और घूम के ऐसे घूमती रहेगी। तो इस डीएल से कितना बनने वाला है, तो आपका dB = μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन आपका r, ये r² हो गया। अब याद कीजिए साइन थीटा वहाँ किसका एंगल था, अगर आपको वेक्टर फॉर्म याद हो
वेक्टर फॉर्म बायो-सावर्ट लॉ की अगर याद हो, ये थी। इसका मतलब जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच का है, डीएल का और आर का। अब देखो डीएल को थोड़ा ध्यान से देखना, डीएल कौन सा है, ये आपका सर्कुलर कोड रखी हुई थी और आपने ये वाइट पोर्शन ये वाला डीएल लिया था, तो ये डीएल ऐसे रखा हुआ है, एक तरह से इस पेन को ले लो। अब मैं इस डीएल को एक तरह से अलग कर लिया और इस पूरी लूप कटा दिया, ये डीएल आपका रखा हुआ और इस डीएल से है वो आर डिस्टेंस पे पॉइंट, ये दूसरा मार्कर है वो आर स्मॉल आर दिखा रहा है और ये वाला मार्कर डीएल दिखा रहा है। तो इनके बीच आप एंगल देखो तो कितना बनने में हमेशा 90 ही मिलेगा, कहीं भी हो। देखो यहाँ पे हो तो भी 90, यहाँ पे हो तो भी 90, यहाँ पे हो तो भी 90, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो ये इसके 90 ही घूमता रहेगा, इनके बीच में हमेशा एंगल 90 ही रहेगा। ठीक है, तो साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसको यहाँ से हटा दो, हटा दिया, इसको इस तरह छोड़ दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या चाहिए आपको, डायरेक्शन में चाहिए। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने देखो मैंने आपको कल बताया था पाम रूल। पाम रूल में क्या होता है कि आपका एक पाम लेंगे, उसमें जो थंब है, थंब की डायरेक्शन तो शो करेगी करंट उस डीएल में से, और डिस्टेंस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पाम है वो शो करेगा, और पाम के जो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आएगी उसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या शो करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। अपने वाले केस में अगर आप देखो तो ये करंट ऐसे फ्लो आके आ रही, देखिए ये आ जाइए ऐसे, इसमें हमने करंट को ऐसे फ्लो किया है, ऐसे फ्लो किया है। तो इस वाली मेडिकल टेप में से करंट ऐसे घूम के इस तरफ आपकी तरफ आ रही है। जब आपकी तरफ आ रही है तो यानी आपका जो थंब है, जब आप ऐसे रखोगे इसको तो थंब यानी आपकी तरफ आ रही है, तो इस राइट हैंड का थंब जो है वो आपकी तरफ रहेगा। फिर इससे वो आर डिस्टेंस पे है, तो ये आपने थंब लगाया, फिर ये पाम खोल दी, ये पाम किधर है, वो आर डिस्टेंस। आगे समझ में, यानी इस हथेली पे, इस पाम पे मेरा डीएल ये रहा थंब के अकॉर्डिंग, और मेरा आर स्मॉल आर ये रहा। अब इस हथेली के परपेंडिकुलर यानी इसका नॉर्मल, इसका एरिया वेक्टर वो क्या है, ये वाला, जो कि किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, कल हमने रूल पढ़ा था, वो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी। ठीक है, तो ये हमें डीबी मिल गया, यानी ये पाम के अकॉर्डिंग ऐसे इस तरह से ये हमें डीबी मिल गया। सिमिलर प्रोसेस आप फॉलो करेंगे इस वाले डीएल के साथ में। वो मैंने 2 डीएल एक साथ क्यों लिए हैं मैं इसका रीज़न बता देता हूँ, लेकिन देखो दोनों डीएल से जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला वो सेम है, कि दोनों का मैंने लेंथ सेम ली है, दोनों में वो सेम करंट आई फ्लो हो रही है, और जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है इससे भी इतनी ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, क्योंकि बिल्कुल ये आमने सामने वाले हैं, इसलिए तो दोनों की डिस्टेंस आर आर ही आने वाली है। और इस केस में आप देखोगे जो करंट कैसे जा रही है घूम के, देखिए ज़रा, करंट अब आपकी ऐसे घूम के इस वाले केस में ऐसे आ रही है, तो अब इस तरफ इसी करंट आपकी तरफ, इसी करंट आपके ऑपोजिट जा रही है। तो आप क्या करोगे, थंब को ऐसे लगाओगे और डिस्टेंस आपकी आर, ये डिस्टेंस आर, ये थंब के अकॉर्डिंग करंट, और अब इस पाम का 90 डिग्री ऐसे ऐसे, समझ में आ गया, इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे आ गई, यानी इधर मैंने ये डीबी शो कर दिया, ये डीबी शो कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि ये आर है, ये आर है, ये एक्स है, ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर है। इसका मतलब ये एंगल अगर मैं फाई ले लेता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई ही होने वाला है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे ये डीबी जो वेक्टर है, आपने वेक्टर जब पढ़े होंगे 11th क्लास में, उसमें बताया था कि जब भी वेक्टर किसी प्लेन में आ जाते हैं या किसी 3 डायमेंशन बॉडी में आ जाते हैं तो इनको हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनको हम 2 या 3 कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। यहाँ हमारा डीबी किस में आ गया है, एक प्लेन में आ गया है। जब ये प्लेन में आ गया तो इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे और इसके 2 पार्ट्स करेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, एक तो ये कंपोनेंट ले लिया और एक ये कंपोनेंट ले लिया। सिमिलरली इसका भी मैंने एक कंपोनेंट ये ले लिया और एक इसी के लॉन्ग ये आ गया। अब ये एंगल अगर फाई है तो आप सब बता सकते हैं कि ये एंगल भी क्या होगा, आपका फाई ही होने वाला है। इजी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से ये एंगल कितना है 90, अभी आपने ये 90 डिग्री लिया है, याद होगा आपको, और ये भी 90 है,
क्योंकि इस एक्सिस के ये पॉइंट बिल्कुल आपको 90 दिख ही रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं है। अब ये फाई है तो ये कितना बच गया आपका, ये 90 माइनस 5 बच गया, क्योंकि ये पूरा यहाँ से 90 है, इसमें से ये 5 चला गया तो ये 90 माइनस 5 बच गया। अब इसमें ये 90 है तो ये 90 माइनस 5, इसको अगर आप एक बार x मान लीजिए तो आपको दिख रहा है 90 माइनस 5 प्लस एक्स, 90 माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। ये 90 मैं बड़ा सिंपल और बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि एक कमज़ोर बच्चा, एवरेज बच्चा भी हर एक पॉइंट को ढंग से समझ ले, ठीक है। और जो बच्चे होशियार हैं वो इसको स्किप करते चलिए। अगर लगता है कि आपको मुझे ये पॉइंट समझ में आ चुका है, मुझे आता है, तो उसको आप 10 सेकंड 20 सेकंड स्किप करके आगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल सकते हैं, ठीक है। अब ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5 आ गया, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 5, जो अपन ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। ये हटा दीजिए, अब इसका कोई काम नहीं, समझाने के लिए अपन यूज़ किया था, डायग्राम में आपको चीज़ें नहीं दिखानी है, आगे समझ में अब आ गया। ऐसे ये 5 है तो ये 5 है, अब हमें 5 मिल गया, यानी थीटा मिल गया है। अब याद कीजिए वो मंत्र था एक जो हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि कंपोनेंट्स जब हम बनाते हैं तो थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और थीटा के अवे वाला साइन थीटा होता है। तो थीटा के साथ वाला ये हो जाएगा आपका dB cos फाई, यहाँ पे फाई के साथ वाला हो गया, और ये dB cos फाई, ये वाला dB साइन फाई और दूसरे का यही है तो ये dB साइन फाई। अब आपको यहाँ अब रीजन समझ में आएगा कि हमने दो आमने सामने वाले DL क्यों लिए हैं, हमने दो आमने सामने वाले DL क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक DL का जो dB cos फाई बनेगा उसके जस्ट अपोजिट दूसरे वाले का DL का dB cos फाई बनेगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, dB दोनों इक्वल है, दोनों का एंगल भी cos फाई ये सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि अब अगर ये दोनों कैंसिल हो गए, अब मान लो मैंने इधर के पहले ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला DL लिया था, अब मान लो इधर वाला ले लिया, सबसे लेफ्ट वाला सबसे राइट वाला, अब ये दोनों भी आमने सामने, इनके भी dB cos फाई कैंसिल। अब मान लो मैंने ऐसे डायगोनल ले लिया तो भी dB cos फाई दोनों के कैंसिल, यानी सब एक दूसरे के dB cos फाई कैंसिल करने में लग रहे हैं एक के साथ, यानी और सबका dB sin फाई आपको इसी डायरेक्शन में मिलते रहेंगे, यानी सबके dB cos फाई तो कैंसिल होते जाएंगे लेकिन सबका dB sin फाई आपका ऐड होता जाएगा। यानी लास्ट में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पे बनने वाला है वो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dB sin फाई कंपोनेंट्स, वो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। डेरिवेशन कंप्लीट, और अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। dB की वैल्यू कितनी है, ये दी म्यू नॉट आई DL अपॉन 4 पाई R इंटू, ठीक है। अब देखो ये अगर इसकी लेंथ में पूरा वायर है, इसका सरकमफ्रेंस ले लेता हूँ, L लेंथ लेता हूँ, सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका 2 पाई R होगा। मान लीजिए मेरे पास ये वायर था ना इनिशियली, ये मान लो L लेंथ का था और इसको पकड़ के मैंने ऐसे लूप बना दिया, तो अब ये सर्कल बन गया। सर्कल बनने से ये लेंथ अब सरकमफ्रेंस की फॉर्म में आ गई, यानी इस पूरे वायर की लेंथ अगर L है तो उसकी लेंथ कितनी है 2 पाई R, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है, इसकी रेडियस R है, ठीक है। म्यू नॉट आई DL अपॉन 2 पाई R, और साइन फाई इस वाले ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं, यहाँ ही लिख देता हूँ मैं साइन फाई। तो साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस R अपॉन R, ये R अपॉन R आ गया, ठीक है। और क्या बच गया लास्ट में, dB sin फाई dBL DL, ठीक है। अब इसमें से आप जो कांस्टेंट टर्म है वो आप बाहर लेते जाइए। जैसे आपको पता है म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट I कांस्टेंट फ्लो होती जाएगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। R आपका कांस्टेंट है, क्योंकि ये R, क्योंकि देखो इस DL से ये R है तो इस DL से भी ये R रहेगा, इससे भी ये R रहेगा, इससे भी R रहेगा, हर DL से वो R डिस्टेंस फिक्स रहेगी। अगर आप उस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, इसको अगर आप खिसका देते हैं तो R भी वेरी कर जाता है, लेकिन हम पूरे के लिए निकाल देते हैं तो हम इस P को फिक्स लेके ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें P पे ही निकालना है। I 4 पाई R, रेडियस भी चेंज होने वाली, लूप का रेडियस भी चेंज नहीं होगा। अंदर कौन बच गया, केवल DL बच गया। DL का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। अब DL जो है अपना
इस dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, सारे dl में जोड़ूंगा, सारे dl में जोड़ूंगा, dl जोड़ूंगा तो ये l बन जाएगा, l यानी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बन जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना हो गया 2 पाई आर, कैसे हुआ बताया मैंने, सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई 4 पाई आर। अच्छा देखिए ये आर भी बाहर आएगा तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। ओहो गड़बड़ हो गई, देखो एक मिस्टेक हो गई है कि हमारे फॉर्मूले में यहाँ स्क्वायर आता है, क्यूब आता है वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म के बिना यहाँ पे स्क्वायर आता है, तो ये स्क्वायर लीजिए, ये स्क्वायर है ऑलरेडी, लेकिन अब ये आर भी आपका बाहर आएगा, तब ये आर भी क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके ये क्यूब बन जाएगा, ये क्यूब ध्यान रखना, यानी अब यहाँ पे ये आर क्यूब आ गया। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम कैंसिल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ गया। अब देखिए हमारा मोटिव क्या था, क्वेश्चन में आपसे इतना क्या रखा था कि एक कैपिटल आर रेडियस की एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उससे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ये जो आर है वो आपने डेरिवेशन करने के लिए खुद से लिया है, उस रिजल्ट को एक्सप्रेशन को निकालने के लिए खुद से आपने यूज़ किया है, खुद से आपने डीएल माना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो अब आपका जो लास्ट एक्सप्रेशन आना चाहिए उसमें जो टर्म आपने खुद ने लिए है उनको रिमूव करना, यानी अब यहाँ से आर क्यूब को रिमूव करना, बाकी तो हमारे जो होनी चाहिए वो सारी है। तो कैसे रिमूव करेंगे, देखिए कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव करने का तरीका क्या है इसके अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये ले लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल, क्यों आर ले सकते हैं हम, गिवन था, एक्स ले सकते हैं, तो आर और एक्स की टर्म में हम इसको चेंज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर यानी हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर बेस स्क्वायर प्लस, या सो ले लो कैसे भी ले लो, एक ही बात है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। अंडर का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है, तो इसकी पावर कितनी है, हाफ है। हमारे लिए हमें आर क्यूब चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ये क्यूब कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये हाफ से क्या बन गया 3/2 बन गया, ये क्यूब का क्यूब रह गया। ठीक है, अब यहाँ क्या कर दो आप, इसकी वैल्यू पुट कर दो, और जैसे वैल्यू पुट करोगे दैट विल बी योर फाइनल एक्सप्रेशन 2, और आर क्यूब की वैल्यू वहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर power 3/2. This is your final expression for the magnetic field at the axis of the circular coil in which current I is flowing. ठीक है, अब इसी को लेके हमारा एक बस छोटा सा है कि इसके अगर सेंटर पे निकालना हो, इसको हटा दीजिए। अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वैसे डेरिवेशन पूरा दे रखा नहीं है, इसी का स्पेशल केस लेके सेंटर पे बता रखा है। देखो सेंटर का मतलब क्या हुआ, इस पी पॉइंट उठा के कहाँ ले आओ, सेंटर पे ले आओ। जब पी पॉइंट उठा के आप सेंटर पे ले आओगे तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो उस केस में लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखिए वो आपका फॉर्मूला था, उसमें आपको क्या चेंजेस करने हैं, 2x² प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 था ना, क्या चेंज करने हैं, x को 0 पुट कर देना है, तो x को आपने 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया, सब कुछ हट गया, ये हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपका b सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और r क्यूब आ गया, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, नीचे के एक सिंगल r बच गया। तो दिस इज योर magnetic field at the center of a circular coil having radius r and current I। ठीक है, तो ये हमारे आज 3 एप्लीकेशन एक तरह से हमने पढ़ ली, 2 ही बोल लीजिए आप। एक स्ट्रेट वायर से थी, पहले वो फाइनाइट वायर था, फिर उसको हमने स्पेशल केस में इनफाइनाइट पढ़ लिया, और फिर सर्कुलर कोयल के एक्सिस पे कितना था वो पढ़ा, और उसके बाद फिर लास्ट में सेंटर पढ़ लिया। इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात कर लो, सीबीएसई की भी बात कर लो, चाहे बोर्ड में जी नीट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगला वीडियो हम केवल बायो सावर्ट लॉ के बेस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको लेके ही मिलाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।